फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री भारत एंड द वर्ल्ड का चैप्टर 7 जिसका नाम है कॉलोनाइजेशन एंड इंपीरियलिज्म क्लास 10। सबसे पहले हम ये जानते हैं कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म होता क्या है। जब एक पावरफुल कंट्री, जैसे एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे ब्रिटेन का देती हूँ। जैसे ब्रिटेन ये एक पावरफुल कंट्री है, और जब ये एक पावरफुल कंट्री अपनी से वीक और पुअर कंट्री जैसे एशिया के अंदर इंडिया को मान लेते हैं। ये पुअर कंट्री है इंडिया, और इसके साथ हम एक कंट्री ले लेते हैं अफ्रीका की कंट्री ले लेते हैं इजिप्ट। जस्ट एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको। तो ब्रिटेन एक पावरफुल कंट्री है, तो ब्रिटेन क्या करेगा, अपनी से जो वीक कंट्री है, जैसे वीक और पुअर और वीक कंट्री है, तो जो एशिया और अफ्रीका है वो पुअर कंट्री है और पुअर के साथ साथ वो वीक है। तो ब्रिटेन एक पावरफुल कंट्री है, तो ब्रिटेन अपनी से वीक और पुअर कंट्री जैसे कि इंडिया और इजिप्ट है, इन दोनों के ऊपर कंट्रोल कर लेगा और यहां से इकोनॉमिक एडवांटेज उठाएगा। मतलब कि जब एक पावरफुल कंट्री अपनी से वीक और पुअर कंट्री से इकोनॉमिक फायदा उठाए और अपने कंट्रोल में ले ले, तो इसको बोलते हैं कोलोनाइजेशन। इंपीरियलिज्म जो है वो भी इसी के जैसा ही होता है। जैसे इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं हम ब्रिटेन का ही। तो ब्रिटेन जब एक पावरफुल और साथ में एडवांस कंट्री क्या करती है, अपनी ऑथोरिटी को एस्टैब्लिश करती है एक बैकवर्ड वीक कंट्री पर, पुअर बैकवर्ड कंट्री को, उसको एक्सप्लॉइट करती है, उसका शोषण करती है। कैसे करती है शोषण? पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली उस कंट्री का, जैसे इंडिया है, इजिप्ट है, इन कंट्री का एक्सप्लॉइटेशन करती है एक पावरफुल एडवांस कंट्री, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली उसके ऊपर अथॉरिटी को जमा कर। तो इसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म। तो इंपीरियलिज्म और कोलोनाइजेशन दोनों ही सेम, मतलब सिमिलर ही, दोनों के दोनों सिमिलर ही वर्ड है। ठीक है, ये इनको बहुत, मतलब इनको एक्सप्लॉइट करती है। इंपीरियलिज्म बहुत में एक्सप्लोटेशन करते हैं और कोलोनाइजेशन में भी एक्सप्लोटेशन ही करते हैं। लेकिन जैसे अभी एग्जांपल दिया है, ब्रिटेन यूरोप की कंट्री है, तो ब्रिटेन एक पावरफुल कंट्री है, और एशिया में इंडिया और अफ्रीका जो है, अफ्रीका की इजिप्ट कंट्री मान लेते हैं हम, ये दोनों एक बहुत ही पुअर कंट्री है और वीक कंट्री है। ठीक है, मान लेते हैं। तो इन दोनों के ऊपर एक पावरफुल कंट्री अपने कंट्रोल करती है इसको, और इसको एक्सप्लॉइट करती है, इससे फायदा उठाती है। तो इनको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन, इंपीरियलिज्म। कुछ हद तक दोनों के दोनों सेम ही है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, यूरोप में एक रिनेसा मूवमेंट होती है आर्ट में और लिटरेचर में। यूरोप के अंदर आर्ट और लिटरेचर में दोबारा से उसका रिबर्थ होना। तो रिनेसा और रिफॉर्मेशन मूवमेंट, ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें चेंजेस हुए थे। ऐसी मूवमेंट शुरू की गई थी जहां पर चेंजेस करवाए गए थे यूरोप में। और तो जो रिनेसा है और रिफॉर्मेशन मूवमेंट है, इन दोनों की वजह से 16th सेंचुरी में यूरोप के अंदर पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली, इकोनॉमिक पीपल जो थे वहां के, वो जागरूक हुए रिनेसा और रिफॉर्मेशन मूवमेंट की वजह से। जो ये अवेकनिंग थी, इसने क्या किया, इस अवेकनिंग ने मॉडर्न एरा, जो ये बिगनिंग हुई ना इस मॉडर्न एरा की वर्ल्ड में, इसको सबसे पहले यूरोप ने शुरुआत की। इसी के रिजल्ट के कारण जो ये जागरूकता हुई लोगों में यूरोप के अंदर, बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो गए। जैसे कि फार्मिंग के मेथड्स, फार्मिंग में चेंजेस आने शुरू हो गए, और जो प्रोडक्शन था यूरोप में, उसमें भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा, स्पेशली इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, अब जहां पर एक बहुत ही देयर वाज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। तो यूरोप में इतना ज़्यादा, मतलब जितना था ना पहले प्रोडक्शन होता था, उससे भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो होने लग गया यूरोप के अंदर। तो इस ऑर्डर के कारण उनको अपने सामान को बेचना था। जो सामान उन्होंने फिनिश्ड गुड्स बनाया है, जो उन्होंने तैयार करके रख दिया है, उस सामान को उनको बेचना था। और रॉ मटेरियल जो कच्चा सामान होता है उसको
अपनी इंडस्ट्रीज के लिए लेना था, जो उन्होंने सामान तैयार किया है उसको बेचना था, और जो उनको कच्चा माल है वो उनको चाहिए था। तो इसके लिए उन्होंने इंडस्ट्रीज को शुरू किया। अब यूरोपियन कंट्रीज जो थी अब कहाँ पर अट्रैक्ट होना शुरू हुई, जो एशिया और अफ्रीका कंट्रीज थी वहां पर वो बिल्कुल अट्रैक्ट होना शुरू हो गई। कैसे, देखो यूरोपियन अब अफ्रीका बिल्कुल यूरोप के नीचे है, यूरोप के नीचे अफ्रीका है और साइड में बिल्कुल एशिया है। तो इन्होंने सोचा, यूरोप ने क्या किया, एशिया और अफ्रीका दोनों कंट्रीज पर क्या उन्होंने कॉलोनी बनाने की शुरुआत की। तो ट्राई टू स्टैब्लिश देयर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है इनका रूल, इन पार्ट्स के ऊपर रूल करना इन्होंने यूरोप ने शुरू किया, ताकि हमें फायदा हो। हम इंडस्ट्रीज बनाएंगे, हमारी कंट्रीज में इंडस्ट्रीज को हम एस्टैब्लिश करेंगे कंट्रीज में, और हम वहां से रॉ मटेरियल लेंगे और दूसरी कंट्रीज में हम फिनिश गुड्स को बेच देंगे। तो ये जो एफर्ट्स था, इसी को नाम दे दिया गया कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म को। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे जो कॉलोनाइजेशन है, इंपीरियलिज्म है, उसके कॉजेज क्या है, कारण क्या है, और उनके नेचर के बारे में पढ़ेंगे और उनके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मीनिंग क्या है इंपीरियलिज्म और कॉलोनाइजेशन का, जो कंडीशंस थी जो इंपीरियलिज्म को स्प्रेड करने में हेल्पफुल रही, वो कौन सी कंडीशंस थी। पहली कंडीशंस थी यूरोप के अंदर, यूरोप की कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्रियल मूवमेंट जो है शुरू हो गया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है शुरू हो गया, जिससे इंडस्ट्रीज बिल्ड हुई, और जो हाथों से सामान बनाते थे वो बिल्कुल कम हो गया और इंडस्ट्रीज से सामान बनाने लगे। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है यूरोप में कंट्रीज में शुरू हो गया। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनकी कंट्रीब्यूशन, एडिशनल कैपिटल, बहुत ज्यादा एडिशन में कैपिटल होने लगी उनके पास, स्पिरिट ऑफ रेडिकल नेशनलिज्म, और अभियान शुरू किया उन्होंने सिविलाइजेशन के लिए। फेवरेबल कंडीशंस इन एशिया और अफ्रीका के अंदर जो कंडीशंस थी, फेवरेबल कंडीशंस, जहां उन्होंने, ये कुछ कारण है जो इंपीरियलिज्म को स्प्रेड करने में हेल्पफुल है। अब ग्रोथ कैसे हुई इंपीरियलिज्म की, इंपीरियलिज्म इन एशिया में कॉलोनीज ऑफ इंग्लैंड की कॉलोनीज, पुर्तगाल की कॉलोनीज, हॉलैंड की कॉलोनीज, फ्रांस की कॉलोनीज, कॉलोनीज ऑफ जर्मनी की कॉलोनीज, और रशिया की कॉलोनीज, चाइना की कॉलोनीज, एंड इंपीरियलिज्म इन अफ्रीका में इंपीरियलिज्म। इसके बाद देखो डिवास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ इंपीरियलिज्म इन इंडिया, इंडिया के ऊपर जो भयानक इसका जो इफेक्ट है वो क्या पड़ा। जो विलेजेस थे, जो सेल्फ सपोर्टिंग इकोनॉमिक ऑफ विलेजेस की थी, वो बिल्कुल खत्म होगी, डिसइंटीग्रेट हो गई, खत्म हो गई, और जो हाथ से जो सामान बनता था वो भी खत्म हो गया। जो इंडिया की वेल्थ थी वो दूसरी कंट्रीज में जाने लगी। टैक्स के, एक तो टैक्स के रूप में टैक्स लगाया यहाँ पर और वहां ले गए, या फिर यहाँ पर क्या किया, रॉ मटेरियल यहाँ से ले गए, और जो फिनिश्ड गुड्स है वो भी यहाँ पर डबल ट्रिपल पैसों से यहाँ पर उन्होंने बेचा। इंडस्ट्रीज यहाँ पर डिक्लाइन होगी, वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ, इंपोर्ट्स पर ज्यादा प्रेशर दिया इन्होंने, एक्सपोर्ट्स पर इतना नहीं दिया। जो इंडियन एग्रीकल्चरल फार्मर है उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और क्रिश्चियनिटी का भी बहुत ज्यादा इन्होंने प्रचार किया, प्रोपगेशन किया। तो कॉलोनाइजेशन पढ़ते हैं क्या है। कॉलोनाइजेशन क्या है, जब एक पावरफुल कंट्री इकोनॉमिक फायदा उठाने के लिए वीकर और पुअर कंट्रीज को अपने कंट्रोल में करती है, उसको कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। इसका मेन फाउंडेशन होता है उनका व्यापार करना, कि हम बेचे सामान को और खरीदे, ठीक है। जो ये पॉलिसी जो है यूरोप के अंदर 1500 एडी से 1750 एडी में ये पॉलिसी शुरू हुई, और दिस कॉलोनाइजेशन टू का न्यू फॉर्म, और 19th सेंचुरी में यही कॉलोनाइजेशन जो है एक नया फॉर्म ले लेती है, और इसको क्या बना देते हैं, इसको इंपीरियलिज्म बना देते हैं। कॉलोनाइजेशन से इंपीरियलिज्म बना देते हैं 19th सेंचुरी में इसी फॉर्म को। तो जो पीरियड था कॉलोनाइजेशन का 15th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी के बीच में, उसको क्या हो गया, वो धीरे धीरे क्या जो चेंज होने लगा, वो फ्रॉम 15th to 20th सेंचुरी। ड्यूरिंग इसी पीरियड में यूरोपियंस ने बहुत सारी कॉलोनीज को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में स्टैब्लिश किया। हम भी एक कॉलोनीज थे ब्रिटिशर्स की, तो हम भी एक कॉलोनी थे, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते, दूसरी कंट्री में फिनिश गुड्स बेचते, या फिर इसी कंट्री में फिनिश गुड्स बेचते। तो मेन कॉजेज क्या थे कॉलोनाइजेशन के, देखो डिजायर टू मेक अ प्रॉफिट, क्या करना, प्रॉफिट करना, कि हमें प्रॉफिट हो जाएगा, और जो कंट्री है उनके उसी कंट्री में पावर को इंक्रीज करना, और जो पनिशमेंट थी वहां पर उन पनिशमेंट्स को खत्म करना और उनको बिल्कुल खत्म कर देना, और पीपल्स को, लोकल पीपल्स को क्या करना, दूसरे रिलीजन्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो जैसे
इंडिया को कॉलोनी बना लिया ब्रिटिशर्स ने। अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, इंडिया के अंदर उनके जो पीपल्स का रिलीजन है उनको कन्वर्ट करा देंगे उनके रिलीजन में। तो इन्होंने ये भी सोचा। अब कुछ एक कॉलोनिस्ट थे, उन्होंने ये सोचा कि जो लोकल पीपल है उनको भी कन्वर्ट कर दें हम क्रिश्चियनिटी में, ताकि हमें अच्छी तरीके से यहाँ पर क्या कर सके, हम ट्रेडिंग कर सके। इसके बाद रियलिटी में कॉलोनाइजेशन मीन्ट रूल, डिस्प्लेसमेंट और डेथ होता है। मतलब कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है रूल करना, दूसरी कंट्री पर डिस्प्लेस कर देना वहां से, और डेथ करना और मौत। colonization was made a part of kingdom of the mother country, thus colonization is, जो colonization है वो closely related to imperialism। तो colonization जो है वो कुछ हद तक imperialism की तरह ही है। अब हम इसके causes देखते हैं, establishment of colonies के जो है causes देखते हैं, क्या क्या यहाँ पर प्रभाव पड़े, क्या क्या इसके कारण थे। तो geographical discoveries ने बहुत ही important रोल प्ले किया व्यापार को करने में। सक्सेसफुल जब व्यापार हुआ दूसरी कंट्रीज के बीच में सामानों को बेचना खरीदना, तो वो सक्सेसफुल कैसे हुआ, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज की वजह से। तो कोलोनाइजेशन बिगन विद दीज जियोग्राफिकल डिस्कवरीज से शुरू होती है कोलोनाइजेशन। यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, डच, फ्रांस, इंग्लैंड, इन्होंने अपनी कॉलोनीज को शुरू कर दिया बनाना। कहाँ पर, दूर दूर, जहां पर ये जगह है ना यूरोप से बहुत दूर दूर डिस्टेंस पर इन्होंने कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया ताकि इनको बेनिफिट हो। तो कॉजेज देखो, पहला कॉजेज है ट्रिपल जी पॉलिसी, मतलब कि कॉल्ड ग्लोरी गॉड की पॉलिसी। जो अभी पता है हमें कि जो अमेरिका है उसको डिस्कवर किया था कोलंबस ने। इसी वजह से, इसी रिजल्ट के कारण जो जियोग्राफिकल डिस्कवरीज है वो स्टार्टेड कंपटीशन फॉर द कलेक्शन ऑफ प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड इन यूरोपियन कंट्रीज। अब कंट्रीज के बीच में कंपटीशन हो गया, किसी से रिलेटेड, प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड से रिलेटेड, गोल्ड को कलेक्ट करने के लिए जो है कंट्रीज के बीच में क्या हो गया, कंपटीशन शुरू हो गया। जो कंडीशन थी ऑफ द कंपटीशन फॉर द गोल्ड कलेक्शन, तो एक स्लोगन शुरू हुआ गोल्ड को कलेक्ट करने के लिए। जो कंपटीशन था उसके लिए एक स्लोगन शुरू हुआ, द स्लोगन था मोर गोल्ड, ज्यादा गोल्ड, मोर प्रोस्पेरिटी, तो ज्यादा रिच बनेंगे हम, और मोर फेम, और हम ज्यादा की ज्यादा हमारी रेपुटेशन होगी। वो पूरे यूरोप में ये स्लोगन फैल गया। अब नाउ अटेंशन क्या थी ऑफ ऑल, इन सभी चीजों की अटेंशन थी। यूरोपियन नेशन फोकस करता है गोल्ड पर, ग्लोरी पर, गॉड पर। इसी वजह से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज, यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो गॉट गोल्ड मिला उनको, अपनी ग्लोरी को उन्होंने दूसरी कंट्रीज में स्प्रेड किया, रिलीजन को भी उन्होंने प्रचार किया, रिलीजन का भी। देयरफॉर जो ट्रिपल जी पॉलिसी है, हम कह सकते हैं अनडाउटली वन ऑफ द मेन रीजन है कॉलोनीज को स्टैब्लिश करने का मेन रीजन ट्रिपल जी पॉलिसी है। जो रॉ मटेरियल्स को खरीदना, अब इंडस्ट्रीज तो यूरोप ने इस्टेब्लिश कर ली, अब रॉ मटेरियल कहाँ से लाए, इसी वजह से तो उन्होंने कॉलोनीज को अपने कंट्रोल में किया कि कॉलोनीज को कंट्रोल में करेंगे तो हम वहाँ से रॉ मटेरियल ले लेंगे और फिर हम इंडस्ट्रीज में बनाएंगे फिनिश गुड्स को, फिर दूसरी कंट्रीज में बेचेंगे। इसी वजह से देखो रॉ मटेरियल्स को खरीदना भी था इन्होंने। एज अ रिजल्ट ऑफ कमर्शियल प्रोस्पेरिटी मैनी इंडस्ट्रीज वर इस्टेब्लिश। यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो सामान है उसको बेचा जा सके, खरीदा जा सके। तो यूरोप के अंदर रॉ मटेरियल्स नहीं था, इंडस्ट्रीज में जरूरत थी लेकिन रॉ मटेरियल था ही नहीं यूरोप में। इसी वजह से जो यूरोपियन कंट्री है उन्होंने कॉलोनीज अफ्रीका में और एशिया जैसी कंट्रीज में कॉलोनीज को बनाया ताकि वो रॉ मटेरियल को ऑब्टेन कर सके। कंजप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को कैसे कंजप्शन कर सके। अब देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ रैपिडली ड्यू टू दिस। जो प्रोडक्शन था इंडस्ट्रीज की हेल्प से, जो प्रोडक्शन हुआ वो इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हुआ, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, इस्टेब्लिश किया, और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, और साथ में उनको रॉ मटेरियल जैसे जैसे इंडस्ट्रीज को उन्होंने इस्टेब्लिश करना शुरू किया, रॉ मटेरियल्स की भी उनको अवेलेबिलिटी शुरू होगी कि हमें अब रॉ मटेरियल भी चाहिए है। तो इस वजह से उन्होंने कॉलोनीज को अपने कंट्रोल में किया, कॉलोनीज को स्टैब्लिश किया। अब सिंस ऑल यूरोपियन कंट्रीज वर फॉलोइंग द, जो सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज है वो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन की पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे उस टाइम पर, एट दैट टाइम। कॉलोनीज वर ऑल्सो स्टैब्लिश, कॉलोनीज को स्टैब्लिश किया गया ताकि वो मैन्युफैक्चर गुड्स को बेचा जा सके। देखो कॉलोनीज क्यों बनाई थी इन्होंने, एक तो रॉ मटेरियल को लेने के लिए, और फिर जो रॉ मटेरियल से उन्होंने फिनिश गुड्स बनाया, अब उस फिनिश गुड्स को क्या करें। एक कंट्री को तो ये कॉलोनी बनाते थे, दूसरी कंट्री को, जैसे कॉलोनीज तो बनाते ही थे, ये एक कंट्री को कॉलोनी बनाया, दूसरी कंट्री को भी कॉलोनी बनाया। यहाँ से तो उन्होंने रॉ मटेरियल ले लिया, और वो रॉ मटेरियल से जो उन्होंने फिनिश गुड्स बनाया उस फिनिश गुड्स को इस कंट्री में बेच दिया। तो ये ऐसे इन्होंने ये प्रोसेस शुरू कर दिया था।
तो ईच कॉलोनी फोर्स टू परचेज, हर एक कॉलोनी को फोर्स करते थे कि वो जो उन्होंने मैन्युफैक्चर गुड्स जो बनाया है उनको खरीद लो तुम, और एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम पावरफुल नेशंस से रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते थे। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, लोगों का काम भी बढ़ेगा, लोगों की जरूरत भी होगी, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। तो वेरियस कंट्रीज, यूरोप की वेरियस कंट्रीज में पॉपुलेशन जो है और सिटीज की वो बहुत ही जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंक्रीज हो गई। और establishment of colonies also got a boost with the settlement of surplus population। इतनी पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। अब अनफेवरेबल क्लाइमेट, यूरोपियंस ऑल्सो गेन नॉलेज ऑफ द मैनी न्यू आइटम्स एज अ रिजल्ट ऑफ कमर्शियल प्रोग्रेस, कॉन्टैक्ट विद न्यू कंट्रीज। यूरोपियंस को बहुत ज़्यादा नॉलेज थी नई नई आइटम्स के बारे में, इसी वजह से उन्होंने दूसरी दूसरी कंट्रीज के साथ कॉन्टैक्ट किया। जैसे कि उनको नॉलेज थी पोटैटोज के बारे में, टबैको के बारे में, कॉर्न एटसेट्रा के बारे में, जैसे कि उन्होंने ईस्टर्न कंट्रीज के साथ कॉन्टैक्ट करना शुरू किया, उनको कॉलोनीज बनाया, तो वहां से उन्होंने अपनी कंट्री में ये सारी चीजों को लाने लग गए। तो अब वो जो है हॉट स्पाइसेस, शुगर, कॉफी, राइस के बहुत ही फोन्ड हो गए, बिल्कुल शौकीन हो गए इन सारी चीज़ों के लिए। इसी वजह से, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें हैं ना, कंडीशन जो वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन थी वहाँ पे इतनी सही नहीं थी कि ये सारी चीज़ें इंग्लैंड में उगाई जा सके, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं था सारी की सारी चीज़ों को यूरोपियन कंट्रीज में उगाया जा सके। इसी वजह से यूरोपियंस ने, स्पेशली द ब्रिटिश, वांटेड टू गेट टेरिटरीज वेयर दीज थिंग्स, और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि हम ऐसी टेरिटरीज को बनाए जहां पर हमें ये सारी चीजें हमें मिल सके। तो आइडिया जो था कॉलोनाइजेशन का, प्लेसेस विद द फेवरेबल क्लाइमेट गोट अ फुट। डिजायर क्या थी? फॉर प्रोस्पेरिटी, जो वो है ना बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहते थे, तो उनकी डिजायर थी ये। तो अर्ली कॉलोनीज जो थी उनको स्टैब्लिश किया पुर्तगाल, स्पेन ने एज अ रिजल्ट ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। इसी दिस रिजल्ट इन द अप्रसेंटेड इंक्रीज इन देयर, और जो ये इन्होंने कॉलोनीज बनाई, इससे क्या हुआ, इनको बहुत ज़्यादा ये अमीर बने। अब जैसे उन्होंने अपनी देखा कि हम तो बहुत अमीर होते जा रहे हैं, तो अदर यूरोपियन कंट्रीज ने भी कॉलोनीज को बनाना शुरू कर दिया ताकि हम भी और भी अमीर हो जाए। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं हम इंपीरियलिज्म क्या होता है। मैंने अभी बताया था कि जो इंपीरियलिज्म है और कॉलोनाइजेशन है दोनों ही सेम रिलेटेड टर्म्स हैं। देखो, जब एक पावरफुल और एडवांस कंट्री दूसरी कंट्री पर अथॉरिटी को स्टैब्लिश करती है फोर्स तरीके से, धक्के से, किस कंट्री पर? एक वीक और बैकवर्ड कंट्री पर, और उसको एक्सप्लॉइट करती है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली, तो इसको इंपीरियलिज्म बोलते हैं। तो दैट पावरफुल कंट्री इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। जो कंट्री है, जिस कंट्री में इन विच द इंपीरियलिस्ट कंट्री स्टैब्लिश करती है अपनी अथॉरिटी को, उसको कॉलोनी बोलते हैं उस इंपीरियलिस्ट कंट्री की। तो अब ये पावरफुल कंट्री है, इसने कॉलोनी बनाया है, तो ये जो है ये इंपीरियलिस्ट कंट्री की कॉलोनी हो गई। इसके बाद जो सच सिचुएशन, जो इंपीरियलिस्ट कंट्री है ना, जैसे मान लो ये पावरफुल कंट्री है, इसने इसको अपनी कॉलोनी बनाया और इसको अपने कंट्रोल में कर लिया, तो इस कंट्रीज की जो भी नीड है, जो भी इनको चाहते हैं कि हमारी कंट्री में ये हम रिफॉर्मेशन चाहते हैं या फिर हमें ये ऐसी ऐसी सुविधाएं चाहिए, तो ये कंट्री इनके ऊपर बिल्कुल नज़रअंदाज रखती, इग्नोर करती है इनकी नीड्स को, इनकी डिज़ायर्स को। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए ही इनसे काम करवाती है, इनसे कोई मतलब नहीं है इनका, ठीक है। तो इंपीरियलिस्ट कंट्रीज इग्नोर करती है इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ सब्जेक्ट कंट्रीज एंड एक्सप्लॉइट, इनको सिर्फ एक्सप्लॉइट करती है ये, और इनके इंटरेस्ट के बारे में इनको कोई मतलब नहीं है। जो इंपीरियलिस्ट कंट्री होती है वो एक्सप्लॉइट करती है इकोनॉमिक, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कॉलोनी के जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनको बहुत एक्सप्लॉइट करती है ये। और 1947 से पहले हमारी कंट्री भी ब्रिटिश रूल की कॉलोनी थी। अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की। इंडिपेंडेंस मिलने से पहले, आज़ादी मिलने से पहले हम भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, और ब्रिटिशर्स ने हमको बहुत ही मतलब बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया। बिल्कुल पहले तो हमारे ऊपर इतने इन्वेजन हुए, बार बार इन्वेजन होने के बाद बार फिर ब्रिटिशर्स ने हमें अपना कॉलोनी बना लिया। तो देखो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी की सेकेंड हाफ में बहुत सारे रिवोल्यूशनरी चेंजेस होते रहे, कहाँ पर टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन के टेक्नोलॉजी में, रिजल्ट ऑफ विच बहुत सारी फैक्ट्रीज को बिल्ड किया गया। कहाँ पर देखो, जहाँ पर छोटी छोटी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बनाई गई थी, उनको तोड़कर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना दी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है स्टार्ट होना शुरू हो गया। जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती थी, अब हाथ की जगह वहाँ पर इंडस्ट्रीज से बनती है वो चीजें, और बहुत ज्यादा बनती है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो दीज चेंजेस, और ये चेंजेस जो थी ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं, जहां पर इंडस्ट्रीज से सामान बनाया जाता है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस ड्यू टू फेवरेबल कंडीशंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था, और धीरे धीरे ये इंग्लैंड से यूरोप की और कंट्रीज में शुरू हो गया। अब 19th सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, और एशिया कंट्री
एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्री जिसका नाम है जापान। तो जापान ने और यूएसए ने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज बन गए, वहां पर भी उन्होंने भी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया। तो इन दीज इंडस्ट्रियल कंट्रीज के अंदर बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाने लगा, बहुत ज़्यादा गुड्स जो है बनने लग गए। इसी वजह से ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गया इनके लिए कि हम भी नई मार्केट्स को ढूंढे जहां हम अपने सामान को बेच सके। तो इसी वजह से इन्होंने भी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया। अब दीज इंडस्ट्रियल कंट्रीज बिगेन टू फील द ग्रेट नीड फॉर, ये भी अब देखो इन्होंने सामान तो बना दिया, अभी बेचने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, फिर से इनको रॉ मटेरियल चाहिए हम, ताकि हम दोबारा फिर से हम अपनी इंडस्ट्रीज को रन कर सके। तो इसके लिए इन्होंने सोचा कि हम एशिया और अफ्रीका जैसी कंट्रीज को, जो बहुत ही बैकवर्ड कंट्रीज है, इनको अपनी कॉलोनी बनाते हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल लेंगे और दूसरी जगह पे हम बेच देंगे। तो ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया, ऐसे ही इंग्लैंड ने किया, ऐसे ही यूएसए और जापान ने भी किया। तो ऐसे ही बैकवर्ड कंट्रीज ऑफ एशिया अफ्रीका विच गिव बर्थ टू, और इसी से जो बैकवर्ड कंट्रीज को इतना एक्सप्लॉइट करते थे, इसी ने इंपीरियलिस्ट सिस्टम को जन्म दिया। अब कंडीशंस क्या है, ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिनसे एक्सपेंशन हुआ इंपीरियलिज्म का? जो इंपीरियलिज्म है वो कैसे फैल गया, ऐसे हेल्पफुल कंडीशन कौन सी कंडीशंस है वो देखो। पहली कंडीशन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप कंट्रीज के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 19th सेंचुरी के अंदर, बहुत सारे चेंजेस हुए यूरोप कंट्रीज में। स्मॉल इंडस्ट्रीज को तोड़कर बड़ी बड़ी बिग फैक्ट्रीज को लगा दिया गया, जिससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया। इसी इंक्रीज इन प्रोडक्शन देर वो, इस जैसे प्रोडक्शन होने लग गया, इंक्रीज होने लग गया प्रोडक्शन, तो रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज होगी कि अब हमें रॉ मटेरियल्स भी तो चाहिए। इसी ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन होने के कारण नए नए मार्केट्स वर ऑल नीडेड टू सेल। अब और भी मार्केट चाहिए थे इनको कि हम कहाँ पर अपना फिनिश गुड्स को बेचें। तो इस सिचुएशन में ये बहुत ही जरूरी बन गया था यूरोपियन कंट्रीज के लिए कि हम दूर दूर थोड़ी सी ना डिस्टेंस प्लेसेस पर हम कॉलोनीज को अपने कंट्रोल में करें, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था और उनको बेचना भी था सामान। इसी वजह से उन्होंने कॉलोनीज बनाए कि वहाँ से रॉ मटेरियल भी लेंगे और दूसरी जगह पर हम दूसरी कॉलोनीज में हम हमारा जो फिनिश गुड्स है उसको बेच देंगे। इसी वजह से जो दीज कंट्रीज है ऑक्यूपाई करती है मैनी कंट्रीज, एशिया की बहुत सारी कंट्रीज को, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज को, और ये जो स्पिरिट है इंपीरियलिज्म की ये बहुत ही एनकरेज हो जाती है। अब एक्सेस कैपिटल इन यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा कैपिटल हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ह्यूज वेल्थ एक्यूमुलेटेड इन कंट्रीज ऑफ यूरोप। यूरोप की कंट्रीज में जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो यूरोप की कंट्रीज में बहुत ज्यादा वेल्थ होने लग गई। अब एक कैपिटलिस्ट आते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं ग्रुप जो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है ट्रेड में या फिर कोई और फैक्ट्रीज वगैरह में वो इन्वेस्ट करता है। तो एक क्लास ऑफ बिग कैपिटलिस्ट की क्लास आती है जो कि यूरोप की कंट्रीज में एमर्ज होती है। अब क्वेश्चन ये था, जो एडिशनल कैपिटल है, कैपिटलिस्ट बी इन्वेस्टेड। अब जो ये कैपिटलिस्ट है इनके पास इतनी ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल थी, अब ये सोच रहे थे हम अपनी कैपिटल को कहाँ पर लगाएं, कहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो इंटरेस्ट, क्योंकि इनकी जो कंट्रीज है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही लो थे इनकी कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ पे इतना वैल्यू नहीं कर रहे थे इन सारी चीज़ों के लिए। तो इन्होंने सोचा, बिग जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे, इन्होंने सोचा ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए कि हम एक्स्ट्रा मनी शुड बी, हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी कंट्रीज की कॉलोनीज है, जैसे एशिया में जो कॉलोनीज है, अफ्रीका में जो कॉलोनीज है, हम क्या करें उन कंट्रीज में जाकर रेलवे, माइंस, फैक्ट्रीज में मनी को इन्वेस्ट कर दे, जिससे हमें प्रॉफिट होगा। तो इन्होंने क्या किया, कॉलोनीज जो थी इनकी, जो कंट्री में कॉलोनीज थी वहां पर रेलवे, माइंस, फैक्ट्रीज में इन्होंने एक्स्ट्रा मनी को इन्वेस्ट किया, जिससे कि उनको प्रॉफिट मिलेगा और कैपिटल भी उनकी सेफ रहेगी। क्योंकि इनकी कंट्रीज में इतना इनको लो थी, इनकी इंटरेस्ट रेट्स जो थे इनकी खुद की कंट्री में बहुत लो थे, इस वजह से इन्होंने कॉलोनीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। और जो कैपिटलिस्ट थे यूरोपियन कंट्रीज को, उन्होंने गवर्नमेंट को भी इंस्पायर किया कि तुम गवर्नमेंट को भी जो है ना कॉलोनीज को स्टैब्लिश करना चाहिए। अब कंट्रीब्यूशन देखो, क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या था, क्रिश्चियन मिशनरीज को क्या चाहिए था, ये सिर्फ अपने रिलीजन को ही वो करना चाहते थे, स्प्रेड करना चाहते थे। तो इंपीरियलिज्म ऑल्सो रिसीव फुल सपोर्ट, इंपीरियलिज्म को पूरा सपोर्ट मिला, कहाँ से मिला, क्रिश्चियन क्लर्जी ऑफ यूरोप के जो क्रिश्चियन क्लर्जीज थे उनका पूरा सपोर्ट मिला इंपीरियलिज्म में। कैसे मिला, क्योंकि उनको तो अपना क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना था। कहाँ पर, जो कॉलोनीज बना रखी है, जो कॉलोनीज एशिया की कॉलोनीज है, अफ्रीका की कॉलोनीज है, हम उनको सिर्फ बैकवर्ड कास्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका में अपने क्रिश्चियनिटी रिलीजन को स्प्रेड करना था। तो क्लर्जी वॉज वेरी प्लीज्ड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कॉलोनीज बिकॉज, क्योंकि उनको एक नया एरिया मिल गया,
उनके रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए, उनके रिलीजन का प्रचार करने के लिए उनको एक नया एरिया मिल गया कि अब हम वहाँ जाके क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड करेंगे। तो क्रिश्चियन क्लर्जीज एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर बिकेम अ गुड मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग रिलीजन, और उनको बहुत अच्छा लगा कि हम ऐसे एरियाज में जो कॉलोनीज हैं इनकी, हम उन कॉलोनीज में जाकर वहाँ पर अपने रिलीजन को, क्रिश्चियनिटी को क्या करें, स्प्रेड करें। अब स्पिरिट ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म की जो स्पिरिट थी लास्ट डिकेड्स, 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेड्स में जो स्पिरिट थी नेशनलिज्म की वो बहुत स्ट्रांग होती गई यूरोप के अंदर। जो ऑल मेजर यूरोपियन नेशंस थे वो बहुत इंटरेस्ट हो गए, ग्रेट पावर्स ऑफ वर्ल्ड, एंड दे वांटेड टू बिकेम मोर पावरफुल बाय एक्वायरिंग मोर कॉलोनीज। अब ये सारे के सारे लोग बहुत इंटरेस्ट होते गए कि हम दूसरी कंट्रीज ये चाहते थे हम अपने अंडर में बहुत कॉलोनीज को करें, कुछ और जो कंट्रीज थी वो ये चाहते थे हम अपनी अंडर में बहुत सारे कॉलोनीज को करें। तो ये इनके बीच में होड़ सी लग गई थी कि हमारे पास बहुत सारा पावर आ रहा है क्योंकि हम कॉलोनीज को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने कॉलोनीज को कंट्रोल में करते गए, सिंबल ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ डिफरेंट नेशंस। सो देयर वाज अ रेस, तो आपस में इनके बिल्कुल होड़ लगी हुई थी कॉलोनीज को यूरोपियन नेशंस के बीच में कि हम अपने अंडर में कर ले, हम अपने अंडर में कर ले इन कॉलोनी को, हम इतनी सारी कॉलोनीज को अपने अंडर में कर ले। तो इनके बीच में बिल्कुल रेस सी लगी हुई थी और अभियान चलाया गया सिविलाइजेशन के लिए। यूरोपियन जो कंसिडर करते हैं देमसेल्फ, क्योंकि वो खुद को ये मानते हैं यूरोपियंस कि हम बहुत सिविलाइज्ड है और सुपीरियर है, ठीक है, और वो ये मानते जो पीपल है ना एशिया के, अफ्रीका के, वो हमसे बहुत ही इन्फीरियर है और अनसिविलाइज्ड है, सिविलाइज नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कंट्रीज के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ उनकी सिविलाइजेशन सबसे सुप्रीम, सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड के अंदर। तो उन्होंने ये मानते थे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है डेवलप करना हमारी सिविलाइजेशन को, ऐसी कंट्रीज में डेवलप करना जो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है, जो सिविलाइज्ड नहीं है और जो हमसे नीचे है। तो ऐसी कंट्रीज में बिल्कुल जरूरी हो गया है अपने सिविलाइजेशन को फैलाना। तो दे सेड, इनके कहते थे कि इनकी ड्यूटी है कि सुपीरियर कास्ट टू सिविलाइज द इंफीरियर कास्ट, कि जो सुपीरियर कास्ट है उनकी ड्यूटी बनती है इंफीरियर कास्ट को सिविलाइज करने की। दे कंसिडर्ड ब्रिंगिंग मोर एंड, उन्होंने क्या किया, बहुत मोर एंड मोर कॉलोनीज को अपने कंट्रोल में किया ताकि वो नेशंस की रिस्पेक्ट कर सके। इसमें रिस्पेक्ट क्या हो भाई, तो कंट्रीज को अपने अंडर में कर लिया इन्होंने, तो सारा उनको इतनी गंदी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जिनका इफेक्ट्स उनके ऊपर आज तक पड़ा हुआ है। अब देखो 6 क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था और कम्युनिकेशन था वो डेवलप हुआ यूरोपियन कंट्रीज में, जिसका रिजल्ट हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप इस्टेब्लिश की गई और रॉ मटेरियल दूसरी कंट्री से चाहिए था तो कॉलोनी बनाई, और फिनिश गुड्स दूसरी कंट्री में बेचना था तो कॉलोनीज बनाते गए। इसी वजह से जो इन्वेंशन है स्टीम पावर शिप्स टेलीग्राम्स का इन्वेंशन हुआ, ये बहुत ईजी बन गया पोजिशन टू टेक पोजिशन एंड रूल ओवर। और देखो इन्होंने इन्वेंशन शुरू कर दिया स्टीम पावर शिप्स का, टेलीग्राम्स का, और जिससे क्या और भी इजी हो गया दूसरी कंट्रीज के को अपने अंडर में लेना। तो इसी वजह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी डेवलप हो गया बहुत मच अर्लियर, और जो रियल इफेक्ट्स था वो विजिबल सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जो इफेक्ट्स है वो देखने को मिलते हैं। इसी वजह से विद द हेल्प ऑफ इसी रिसोर्सेज की हेल्प से प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन बहुत ही एडवांस बन गया। इसके बाद देखो फेवरेबल कंडीशन इन एशिया एंड अफ्रीका में जो कंडीशंस थी फेवरेबल कंडीशन एशिया में अफ्रीका में प्रूफ हुआ कि जो यूरोप एम्पायर है उसको एक्सपेंड करने में बहुत फेवरेबल रहा। एशिया एंड अफ्रीका प्रूव हेल्पफुल इन एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन एम्पायर। यूरोप ने जो अपना साम्राज्य को फैलाया वो कैसे, क्यों, किसकी हेल्प से हुआ, एशिया और अफ्रीका की हेल्प से हुआ, क्योंकि उनकी कॉलोनीज को अपने कंट्रोल में किया इन्होंने। अब वहां पर क्योंकि इन कंट्रीज में कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं थी इन कंट्रीज में, और आर्टिशियंस और क्राफ्टमैन जो थे एशिया के, अफ्रीका के, वो बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाते थे और वो लिमिटेड क्वांटिटी में ही बनाते थे, और जो वो हाथ से सामान बनाते थे वो बहुत महंगा था एज कम्पेयर टू मशीन्स। क्योंकि मशीन्स में एक टाइम पर मशीन में इतनी सारी 300, 400 या 500 जितनी भी चीज़ें बनाई जाती थी, वो हाथ से बनाते थे उनसे मशीन्स सस्ती बनाती थी और उनको बेचा जाता था। लेकिन जो ये हाथ से बनाते थे बहुत फाइन बनाते थे, लिमिटेड बनाते थे और बहुत ही महंगा बनाते थे। तो विच कुडंट कंप्लीट विद थिंग्स मेड इन द मोर क्वांटिटी मशीन इन यूरोपियन फैक्ट्रीज। इसी वजह से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है यूरोपियन कंट्रीज डेवलप्ड मॉडर्न वेपन। इसी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत सारे मॉडर्न वेपन्स को डेवलप किया, पावरफुल आर्मीज को बिल्ड किया, और इसी ने उनको बहुत ईजियर बना दिया, जिससे कि वो कंट्रोल और दूसरी कंट्रीज को, बैकवर्ड एंड वीक आर्मीज को उन्होंने हराना शुरू कर दिया और उनके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने वेपन्स को, पावरफुल आर्मीज को बिल्ड करना शुरू किया। जो ये गवर्नेंस था, सिस्टम था कंट्रीज ऑफ एशिया में, अफ्रीका में, गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, गवर्नेंस जो था वहां पर, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बहुत ही वीक था उस टाइम पर, ड्यू टू विच इसी वजह से इट बिकेम पॉसिबल, इसी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि
जो पावरफुल कंट्री है यूरोप, उसने बैकवर्ड कंट्रीज को अपने अंडर में किया। ये अपने आप को सबसे ऊपर मानते थे, ये सोचते हम बहुत पावरफुल है, और इन्होंने क्या किया, वेपन्स और पावरफुल आर्मी को बिल्ड किया, ताकि जो एशिया अफ्रीकन कंट्रीज है, जो वीक कंट्रीज है, ये इनके ऊपर हम जाके अटैक करेंगे, जिससे क्या होगा, अपनी कॉलोनीज, बहुत सारी कॉलोनीज बनाएंगे। तो इसमें क्या है, इंपीरियलिज्म और कॉलोनाइजेशन जो है, दोनों के दोनों सेम ही मतलब है कि किसी दूसरी कंट्री को, वीक, अंडर डेवलप्ड और जो बिल्कुल पुअर कंट्री है, उसको अपने अंडर में लेना, पावरफुल कंट्री अपने अंडर में लेना, जिससे हम उसको अपनी कॉलोनी बनाएं, जिससे हम उसको एक्सप्लॉइट करें, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली उसको एक्सप्लॉइट करें, और उसके बाद बहुत सारी कॉलोनीज बनाई इन्होंने। एक कुछ कॉलोनीज में रॉ मटेरियल बेचते, किसी कॉलोनी से तो रॉ मटेरियल वो लेते, जिससे कि वो फिनिश्ड गुड्स बना सके, और फिर जो फिनिश्ड गुड्स उन्होंने बनाया है, अब उनकी कंट्री में चला गया, बेचा गया उन कंट्री में, लेकिन बहुत सारा, इतनी अमाउंट में वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे कि वो दूसरी कॉलोनीज में भी बेचते थे। तो किसी कॉलोनी से रॉ मटेरियल बनाते, किसी कॉलोनी में वो रॉ मटेरियल भेजते। तो हमारा जो ये आज हमने इस चैप्टर में इतना ही पढ़ा है, इंपीरियलिज्म और कॉलोनाइजेशन के बारे में। आगे जो डेवलपमेंट है इंपीरियलिज्म की, उसके बारे में पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। थैंक यू।